हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपको मैं ठोस अवस्था के एक नए टॉपिक को डिस्कस करूंगा। उससे पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले की जो भी वीडियो है उसको आप देख लीजिए, सो दैट आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाए। तो आज का जो टॉपिक है कि कोर की लंबाई a और परमाणु त्रिज्या में संबंध। कोर की लंबाई मतलब एज लेंथ, ये एज लेंथ होती है, और इस परमाणु की त्रिज्या मतलब ये जो आपने लैटिस पॉइंट पे यानी क्रिस्टल जालक बिंदु पे जो एटम रखा हुआ है उसके रेडियस और इसके एज लेंथ में रिलेशन की बात करनी है। ठीक है, तो देखो इसको मैंने 3D का व्यू यहाँ पे बनाया हुआ है। आप देखो सिंपल सी बात है, जैसे हम यहाँ पे इसे काफी दूर दूर करके दिखाते हैं कि कोई घन घन है तो उसके जो आठों कॉर्नर है, इस यहाँ हमें लग रहा है कि ये काफी दूर है, बट एक्चुअल क्या होता है, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड में आपने ये पढ़ा है कि ठोस में जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही पास होते हैं, मतलब वो उनके बीच जितनी कम से कम गैपिंग हो उतना ही अच्छा सॉलिड होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि मेरे पास देखिए 4 बॉल है, 4 बॉल को मैं ऐसे रख दूं तो इसमें आपको बीच में गैप दिखेगा। ठीक है, तो ये जो 4 बाल हैं, अगर इन चारों बाल के पीछे 4 और बाल रखी जाए तो क्या ये 8 बॉल हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वाला ही स्ट्रक्चर होगा जिसको तुम क्या बोलोगे, इस सरल घनीय एकक सेल। तो इस बॉल के जस्ट 4 बॉल पीछे और रख दो तो क्या हो जाएगा, ये घन बनाएगा, और ये सॉलिड का घन, इसको सॉलिड बोलेंगे। इसके बीच का जो गैप होगा इसे ही आप वाइड्स या रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये अगर इसमें रखोगे तो जो एज लेंथ है इसको अगर तुम स्क्वायर पे डालोगे तो बॉल जो सटी है उसका फिगर ये वाला है। जिसमें बीच में देखो ऐसा गैप दिख रहा है, वही गैप तुम्हें यहाँ दिखेगा अगर तुम बॉल को एक दूसरे के पास में रखो। तो देखो यहाँ पे अगर आप इसको बनाने स्टार्ट करिए, जैसे जिस बॉल को मैं पूरा बना रहा हूँ, सो दैट आपको फील हो कि 3D में एक्चुअल में ऐसे आपका बॉल रखा होता है। देखो ये चारों तरफ से तुम्हें बीच में गैपिंग भी दिख रही होगी, जो गैपिंग है इसी को रिक्तिका कहते हैं। तो अब ये यही वाला स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो अब देखो इसमें 3 फेस का तुम्हें दिख रहा होगा, एक इधर का दिख रहा होगा, एक इधर का दिख रहा होगा, एक ऊपर का दिख रहा होगा, पीछे वाला थोड़ा नहीं दिख पाएगा, तो बट आपको समझ आना चाहिए। तो मैंने बोला कि जो मुझे रिलेशन निकालना है वो किस में निकालना है, एज लेंथ, यानी कि ए में। तो ये एज लेंथ क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा, मतलब एज लेंथ क्या है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एज लेंथ है। क्या इस स्फीयर का आर रेडियस और इधर के स्फीयर का आर रेडियस, मतलब क्या ये एज लेंथ ए आर प्लस आर के बराबर होगा। मतलब जो मैं रिलेशन की बात करूंगा तो जो कोर की लंबाई ए और जो परमाणु की त्रिज्या है उसमें जो रिलेशन होगा वो कैपिटल आर, अगर आप कैपिटल आर लेके चलते तो कैपिटल आर रख लीजिए, स्मॉल आर करके चल रहे हैं तो स्मॉल आर कर लीजिए। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2r होगी। किसके लिए, सरल घनी एकक सेल के लिए। तो क्या मैं r की वैल्यू को a/2 बोल सकता हूं। ये है आपका परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई में रिलेशन सरल घनीय एकक सेल के लिए। ठीक है, अब मैं दूसरे सेल की बात करूंगा जो है आपका काय केंद्रित, काय केंद्रित एकल सेल, काय केंद्रित
एकल सेल। अब काय केंद्रित एकल सेल में क्या होगा, काय केंद्रित एकल सेल में क्या होगा, एटम कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर पे होंगे और इस बॉडी के सेंटर पे होंगे। अगर तुम इसकी 3D को विजुलाइज करो तो इसके बीच में जो स्फीयर होगा, जो एटम होगा, वो इसके बीच में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आर और एज लेंथ की बात करूं तो आप बस इसको समझिए, काय केंद्रित क्या है, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, अगर आप सेंटर पे बैठे हुए हैं तो आप जो सेंटर पे बैठे हुए हैं तो वो आप वाला एटम हो गया, परमाणु वाला। एक परमाणु क्या होगा, आप किस परमाणु को टच कर रहे होंगे, जो एक कॉर्नर पे हो, और दूसरा क्या होगा, उस नीचे वाले कॉर्नर, मतलब इस तरह के कॉर्नर पे जो एटम होंगे एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। मतलब अगर आप इधर से देखेंगे तो इस कोने का, ऊपर नीचे का कोना और बीच का, तो इन तीनों इस सभी कोनों पे बॉल है और काय केंद्रित में केंद्र पे भी बॉल होगा। तो अगर मैं काय केंद्रित घनी सेल के मैं रिलेशन की बात करूं तो क्या मैं इसे, एक बार देखिएगा, काय केंद्रित में क्या करना पड़ेगा बेटा, काय केंद्रित में इसके बीच में एटम डालना पड़ेगा। ठीक है, काय केंद्रित में इसके बीच में एटम, मतलब क्या होगा, स्फीयर कहाँ होगा तुम्हारा, इसके बीच में होगा। ठीक है, ये काय केंद्रित का है। तो अब अगर तुम रिलेशन की बात करो काय केंद्रित में, तो काय केंद्र पहला मैंने आपको बताया था सरल घनी वाला, काय केंद्रित के लिए मैंने बस इसी में थोड़ा सा चेंज किया। तो जो यहाँ का आर होगा, बीच का 2r और इस कोने का r, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, 4r और a की वैल्यू क्या होगी वहां के लिए, a देखो ये सारा डिस्टेंस तो a होगा, तो ये डिस्टेंस a, मतलब अगर मैं इस रूम की बात करूं तो सभी जो कोनों की लंबाई होगी, कोर की जो लंबाई होगी वो a होगी। ठीक है, तो इस कोने से उस कोने की जो डिस्टेंस होगी, या इस कोने से इस कोने की जो डिस्टेंस होगी, क्या ये a√3 होगी, क्या ये a√3 होगी, तो क्या ये डिस्टेंस a√3 इक्वल्स टू 4r होगा। और अगर a√3 इक्वल्स टू 4r हुआ तो r की वैल्यू क्या होगी बेटा, r की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे, r की वैल्यू होगी r इक्वल्स टू a√3/4। ये होगा रिलेशन काय केंद्रित एकल सेल में। काय केंद्रित एकल सेल समझ में आ गया। ये डिस्टेंस लेना आपको, ये डिस्टेंस मतलब अब इसमें क्या करोगी, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओ, वहां का डिस्टेंस मतलब वो जो टॉप से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस और इसके सरफेस का डिस्टेंस ले लो। सरफेस का डिस्टेंस क्या होगा, a√2, ये डिस्टेंस क्या होगा a। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर तुम लगाओगे तो विकर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर। तो वही मैंने फॉर्मूला लगाया है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी ये जो डिस्टेंस है a√3, और ये a√3 कितने r में डिवाइड है, 4r में। ठीक है, तीसरा जो आपका है वो है फलक केंद्रीय घनीय सेल। फलक केंद्रीय घनीय एकल सेल, फलक केंद्रीय घनीय एकल सेल। ये दोनों क्लियर हो गया होगा, इसको मैं रख कर दे रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, फलक केंद्रीय घनीय एकल सेल। फलक केंद्रीय एक घनीय एकल सेल। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, FCC। ये मैं आपको बहुत पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, FCC। अच्छा, FCC को थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास 4 बॉल है, देखो ये 4 बॉल है। अगर मैं इन चारों बॉलों को इस तरह से रखता हूँ और इसके पीछे
4 बॉल रखूं तो क्या हो जाएगा, सरल मतलब वो आर्द्र प्रिमिटिव आर्द्र यूनिट सेल होगा, यानी आर्द्र एकल सेल होगा। अब इसके अगर ये एक फेस हो, समझ रहे हो, ये अगर फेस हो और इसके बीच में एटम को अगर घुसा दिया जाए, इसके बीच में अगर एटम को घुसा दिया जाए तो वो क्या होगा, फलक केंद्रीय। अब इसको जैसे मैंने यहाँ पे एक येलो बॉल ली है और येलो बॉल को अब देखो इस तरह से देखो, ये क्या होगा, ये एक फलक पे आ रहा है, एक फलक पे बीच का जो येलो वाला बॉल है, पीला वाला बॉल, उसका 2r, इस कोने का 1r और इस कोने का 1r, तो ये भी क्या होगा बेटा 4r। अब 4r की जो डिस्टेंस है उसको a से रिलेट करना है, तो सबसे पहले फलक केंद्रीय का मतलब समझ लो। फलक केंद्रीय में क्या होता है, फलक केंद्रीय में जो परमाणु होते हैं या जो अवयवी कण हैं वो कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर पे होंगे और फलक पे होंगे। ये फलक है, ठीक है, ये फलक है, ये फलक है, ये फलक है और 2 फलक इसमें भी मिलेंगे। तो मैं एक सिंपल किसी एक फलक को उठा ले रहा हूँ, सपोज करो मैं ये वाला फलक ले रहा हूँ, समझ रहे हो, ये वाला फलक, तो इसमें क्या होगा, ये डिस्टेंस मुझे लेनी पड़ेगी, और अगर मैं ये वाला फलक ले रहा हूँ तो ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। अच्छा अब ये बताओ, क्या ये डिस्टेंस a है, ये a है, ये a है, ये a है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा, क्या ये डिस्टेंस a√2 होगी। देख लो, अगर मैं ये वाली लेंथ इस वॉल के, इस दीवार जिस पे मैं मेरा बोर्ड है उस दीवार के एज लेंथ की बात करूं तो ये जो कोर की लंबाई होगी a है, ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो ये जो विकर्ण की लंबाई होगी वो क्या होगी, a√2 होगी, विकर्ण की लंबाई a√2 होगी। अब इस a√2 में कितने r आ रहे हैं, इसी में तो रिलेशन बताना है आपको, तो एक r आपका कोने से आएगा, एक बीच में होगा और एक उस किनारे पे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, इसको मैं इस वाले पार्ट को बाहर लेकर आ रहा हूं, तो मैं इसको बोल सकता हूं फलक केंद्रित में, ये मैंने रफ डायग्राम बना लिया। तो रफ डायग्राम बनाने पे देखो ये सारी लेंथ a है, यहाँ थोड़ा सा ये इक्वल लेंथ नहीं दिख रही है, बट एक्चुअल में ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए जो मैंने आपको फिगर में भी दिखाया। तो क्या मैं ये डिस्टेंस a√2 होगी, ये डिस्टेंस a√2 होगी, ये कितने r में जा रही है, एक ये r और ये 2r और ये r, मतलब मैं इसको r, इसको r r और r, क्या मैं लिख सकता हूँ 4r इक्वल्स टू a√2। अगर 4r इक्वल्स टू a√2 है तो बेटा r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a√2 बाय 4, या इसे ही आप क्या कर सकते हैं, a√2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये 4√2, तो 2 से 2 और 2 से 4 कैंसिल, तो 2, तो क्या हो जाएगा a2√2, समझ आया ना। देखो इसे 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे √2 से तो √2 इंटू √2 बाई 4√2, ठीक है, 4√2, तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यही तो वैल्यू आएगी। ये डिस्टेंस क्या थी बेटा, ये थी विकर्ण की लंबाई, तो इसको अगर तुम लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख भी सकते हो, ये था क्या, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई क्या थी तुम्हारी, ये a√2 थी, a√2 थी, और इसमें रिलेशन क्या हुआ, 4r इक्वल्स टू a√2। तो बस यही चीजें आपको समझनी थी इसमें, तो फिर से समझ लो सारी चीजों को। आपको तीन यूनिट सेल है, 3 यूनिट सेल है, एक आर्द्र यूनिट सेल, मतलब आर्द्र घनीय सरल घनीय एकल सेल, दूसरा काय केंद्रित एकल सेल, तीसरा फलक केंद्रित एकल सेल। तो जो तुम्हारा सरल घनीय एकल सेल है उसमें क्या होगा रिलेशन, a की वैल्यू क्या होगी, 2r के बराबर होगी। काय केंद्रित में
उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे डिस्टेंस ले लो, तो a√3 इक्वल्स टू क्या होगा 4r, जैसे इसके पहले आपने किया। और फलक केंद्रित में क्या होगा डिस्टेंस, ये a/2√2। तो अगर मैं इन सभी रिलेशन को एक जगह लिखूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो आपका सरल एकल सेल या एकल कोष्ठिका में जो रिलेशन होगा, a की वैल्यू 2r, तो r की वैल्यू a/2। इन द सेम वे क्या मैं काय केंद्रित एकल सेल, इसमें मैं क्या कहूँगा, क्या इसमें a और r में जो आपका रिलेशन आया था वो 4r इक्वल्स टू a√3 था, तो r की वैल्यू क्या हो गई थी बेटा a√3/4, ये थी। तीसरा आपका क्या था, फलक केंद्रित एकल सेल। सभी आप यूनिट सेल की ही बात कर रहे हैं या एकल कोशिका की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या था आपका जो 4r था वो क्या था a√2, तो r की वैल्यू a√2/4। तो ये सारा रिलेशन आपसे पूछा जाता है, बोर्ड के लेवल पे काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो ये जो आज का टॉपिक था जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इससे आप सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा आप इसे मैथ्स लगाइए, थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लीजिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले मैंने आपको अलग अलग सिखा दिया, फिर बाद में सारी डेटा को एक जगह पुट कर दिया, सो दैट आप इसे देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों को बताइए, एटलीस्ट उनका भी कुछ भला हो। और इसके साथ साथ आप कमेंट जरूर करिए कि आपको क्या सीखना है इस चैप्टर में। थैंक यू फॉर दिस।